वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 23 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। एक तो जाड़े का दिन है और उस पर भी वर्षा टिप टिप कर हो रही है। आश्रम के आसपास ठंडी हवा बह रही है, इसलिए लोग कम संख्या में पहुंच पाए हैं। प्यारी दानंदी एवं और कुछ सेवक गण उपस्थित हैं। पद्मा के किनारे के तासु की खिड़की और दरवाजे प्रायः बंद ही रखे गए हैं। श्री ठाकुर कैलेंडर की ओर देखकर करुणा भाव से बोले, आज केवल 8 पूस हुए हैं, अभी पूरा पूस बाकी ही है। इसके बाद माघ है, इतने दिनों तक जाड़ा कैसे काटा जाएगा, यह चिंता करता हूँ। सरोजनी माँ बोली, आज बदली लगी है न, इसलिए जाड़ा अधिक है। रोज तो इतना जाड़ा नहीं पड़ेगा, देखते देखते समय बीत जाएगा। श्री ठाकुर जी बोले, बीत तो जाएगा, पर सहन कर सकूंगा या नहीं, यही तो प्रश्न है। चाहे जो हो, तुम एक चीलम अच्छी तरह तंबाकू पिलाओ न, देखूं उससे शरीर कुछ गर्म होता है या नहीं। सरोजनी माँ बोली, हाँ, तंबाकू भरकर आपके तलवे को अच्छी तरह सहला देती हूँ, देखेंगे उससे थोड़ा आराम मिलेगा। श्री ठाकुर धीर गंभीर स्वर में बोले, अच्छा वही करो। आश्रम के स्वास्थ्य के बारे में बातें उठी। श्री ठाकुर जी ने बातचीत के सिलसिले में प्यारी दा से कहा, देखो प्यारी, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रोगी की चिकित्सा कर आराम पहुंचाने में ही डॉक्टरी खत्म नहीं हो जाती है। जिससे बीमारी सिमारी नहीं हो एवं लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे तथा उन्नत रहे, इस ओर भी डॉक्टर को बहुत कुछ करना है। इन सारे विषयों में मनुष्य का ज्ञान अति सीमाबद्ध है, इसलिए तुम लोग सचेत होकर सभी को बार बार कहोगे एवं उनके द्वारा जो कुछ कराना है कराओगे। प्यारी दा बोले, आप बता दें कि मुझे किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। श्री ठाकुर जी बोले, कितनी बार कितनी तरह से कह चुका हूँ। प्यारी दा बोले, एक बार और यदि सिलसिलेवार से कह दें तो अच्छा होता। श्री ठाकुर जी बोले, माँ के गर्भ में स्थान पाने के पहले से हो, मनुष्य के स्वास्थ्य की बातों पर सोचना पड़ता है। सर्वप्रथम उपयुक्त विवाह और उपयुक्त दाम्पत्य जीवन होना चाहिए। माता पिता के विवाह और दाम्पत्य जीवन में यदि असंगति रहती है तो बच्चों के शरीर तथा मन स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसके बाद स्त्रियों को यह जानकारी रहनी चाहिए ऋतुकाल और गर्भावस्था में किस तरह चलना चाहिए, सहवास किसे कहते हैं। पुरुष स्त्री में शायद ही कोई यह जानता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्षणिक उत्तेजना के वश में आकर मिलन को ही सहवास नहीं कहते। स्त्री पुरुष दोनों में आदर्श परायणता, गंभीर अनुराग ही इसकी मूल चीज है। उस समय एक दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होने की बुद्धि रहती है। इसमें बहुत संयम और साधना की जरूरत पड़ती है। वहां अपने सुख को बात गौड़ रहती है, दूसरे का सुख ही मुख्य रहता है। यही है प्रेम की रीति। और जहां स्त्री पुरुष दोनों आदर्श परायण हैं, उनके यौन मिलन के पीछे ऐसी बुद्धि रहती है। अगर संतान का आविर्भाव हो तो वह संतान इष्ट की पूजा में नियोजित रहे। यदि सहज रूप से स्त्री पुरुष के दैहिक मिलन की पट भूमिका ऐसी हो, इष्ट की स्मृति, कृष्ण की स्मृति, धर्म की स्मृति, पूर्वजों की स्मृति जागृत रहे, यदि हर व्यक्ति में आत्म सुख स्पृहा से प्रीणन स्पृहा प्रबल रहे, तो वहाँ संतान शरीर मन से बलिष्ठ होकर ही रहेगी। पुरुष यदि इष्टनिष्ठ हो, स्त्री स्वामी प्राण, इष्ट प्राण एवं सह धर्मिणी हो, यदि हर व्यक्ति अपने वैशिष्ट्य अनुसार इष्ट प्रसंग, धर्मचर्या, परिवार और परिवेश की इष्टानुग सेवा, सर्व प्रकार उन्नयनी आनंददायक अनुशीलन को ठीक रूप से करने में अभ्यस्त हो, तो उन लोगों की काम कला का क्षेत्र भी बहुत कुछ स्वस्थ, उन्नत तथा पवित्र होता है। यदि माता पिता को ऐसी श्रद्धानुग अनुशीलन तत्परता से वैधि मिलन संगठित हो, तो संतान सुष्ठ जैवी संस्थिति का अधिकारी होकर ही रहेगी। ऐसी जैवी संस्थिति ही जीवन का आधार होती है।
इस जैवी संस्थिति पर ही जातक की रोग निरोध क्षमता, आयु और वर्धन तत्परता निर्भर करती है। और ऐसी यौनचर्या के फलस्वरूप पति पत्नी का शरीर मन भी स्वस्थ और दीप्त हो उठता है। रुग्ण काम अधिक विपर्य पैदा करता है। यारीदा बोले, डॉक्टर होने के नाते मैं इन विषयों में क्या कर सकता हूँ? शशि ठाकुर जी बोले, तुम लोगों के लिए खूब सुविधा है। विपत्ति में पड़ने पर लोग तुम्हारे यहाँ आते हैं। उन्हें जिस तरह की सेवा देते हो उसी तरह उनके मस्तिष्क में इन बातों को रख दो ताकि उनके दिल में चोट न पहुंचे, तभी वे उपकृत होंगे। ऐसा भी विशेष अवसर आता है, उस समय यदि रीति अनुसार बातें कही जाएं तो निश्चय ही मनुष्य उस चीज को समझेंगे। तुम लोगों के जीवन में ऐसा सुअवसर बहुत आता है। उपदेशक बनकर कहने से नहीं होगा, बल्कि हमदर्द बनकर कहना होगा। जो गोपनीय बातें हों उन्हें गोपन में ही कहना चाहिए। इसके अलावा मनुष्य के खाद्य, कामकाज, आमोद प्रमोद, खेल कूद, नींद, विश्राम इत्यादि के अच्छे तरीके के बारे में भी समझा देना चाहिए। ऐसी बहुत कम ही माताएं हैं जो खाद्य के गुणागुण के बारे में जानती हैं। शरीर के लिए कब किस अवस्था में कैसा खाद्य उपयोगी होता है, उस विषय में माताओं को जबानी समझा देना चाहिए। जब किसी के घर पर किसी मरीज को देखने जाओ तो यह व्यापक दृष्टि से ध्यान देकर जानना होगा कि उन लोगों का खान पान, रसोई तसोई, चलना फिरना, सदाचार और सफाई इत्यादि कैसे हैं। किसी किसी के घर में देखोगे कि पेट सबों का खराब रहता है, तथापि वे खूब तेल मसाला और कड़ुआ खाने देती हैं। इस चीज को यदि दूर नहीं करो तो सिर्फ दवा से बीमारी दूर नहीं कर सकते। घर द्वार बनाने के लिए बहुत लोग बहुत रुपए खर्च कर देते हैं, पर घर में हवा और प्रकाश आने की व्यवस्था कैसी रहनी चाहिए एवं बाहरी जमीन से मकान की फर्श तक नींव कितना ऊंचा रहने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, यह नहीं जानते। इन सारी बातों को समझा देना चाहिए। अनेक घरों में देखोगे कि बहुत से घर रहने पर भी बहुत लोग एक ही घर में रहा करते हैं। ऐसा रहना अच्छा नहीं होता है। कितने घरों में मैंने यह देखा है कि उन्होंने रसोई घर ऐसे स्थान पर बनाया है जिसका धुआं सोने वाले कमरे से होकर बाहर निकलता है। इससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पक्का रसोई घर बनाने के समय एक चिमनी की व्यवस्था करना कोई कठिन बात नहीं है। पानी निकलने की व्यवस्था के संबंध में हमें जो जो करना चाहिए वैसा नहीं करते। फलस्वरूप घर के नज़दीक पानी जमने से मच्छर बढ़ते हैं, मलेरिया होता है। इन सब के संबंध में यदि तुम प्रत्येक को सावधान न कर दो तो सिर्फ कुनैन से मलेरिया कितना छुड़ाओगे। सबों से यह कहना चाहिए, वस्तुतः रोग निरोग क्षमता जितनी सुंदर और शक्तिशाली होगी उतना ही अच्छा है। रोग संक्रमण के विषय में साधारण मनुष्य की तो कोई धारणा ही नहीं है। अनेक शिक्षित व्यक्तियों को मैंने देखा है, सर्दी बेजोड़ है फिर भी लोगों के बीच जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। इससे कितने लोगों को क्षति पहुंचती है यह वे नहीं समझते, और जो क्षतिग्रस्त होते हैं वे भी समझकर सावधान नहीं होते। हमारे यहाँ नलकूप हैं इसलिए बचे हुए हैं, किंतु पानी के संबंध में अनेक जगहों पर मनुष्य को ख्याल नहीं रहता है। जहाँ भी कहीं किसी ग्राम में मरीज देखने जाओ, खबर लो किसका पानी पीते हैं और किस पानी से रसोई बनाते हैं। यह ठीक है कि तुम लोगों के बदौलत आसपास में बहुत से नलकूप हो गए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक मरीज को देखने के लिए उसका रसोई घर से लेकर शौचालय, पेशाब खाने की जगह, यहाँ तक कि बथान भी देखना होगा। घर के आसपास के जंगलों को साफ करके रखें। इस विषय में मनुष्य को सावधान कर दोगे। प्रतिषेधक के हिसाब से किस समय कैसा इंजेक्शन तथा टीका इत्यादि लेने की जरूरत है, इस विषय में भी मनुष्य को सावधान कर दोगे। और स्वास्थ्य, सदाचार इत्यादि विषयों में मैंने जो कुछ भी कहा है उसे अच्छी तरह पढ़ लोगे तथा इस समझ और इसे समझा दोगे ताकि हर व्यक्ति उनका पालन करते हुए चले। किसी बीमारी में कैसा परहेज करके चलना चाहिए, सेवा करने वालों को किस तरह चलना चाहिए, सब कुछ बार बार सिखा देना चाहिए। प्रत्येक को घर में अजामंजिट, प्रिवेंटीना, आयोडीन, फिनाइल, कार्बोलिक साबुन इत्यादि सारी प्रयोजनीय चीज़ें रखनी चाहिए। मैं जो तुमसे इतनी बातें कह रहा हूँ इसका कारण है कि तुम्हें घर घर जाना पड़ता है। तुमने लोगों के लिए बहुत कुछ किया भी है और तुम्हें लोग मानते भी हैं।
तुम और भी दूसरे डॉक्टरों को लेकर यदि ऐसी चेष्टा करो तो हवा को अपने अनुकूल बना सकते हो। धर्म किसे कहते हैं? धार्मिक कौन होता है? तुम में इन चीज़ों को देखने को मेरी इच्छा है। मैं धार्मिक उस व्यक्ति को समझता हूँ जो अपने तथा अपने परिवेश के हर व्यक्ति के बचने पढ़ने में जो कुछ करना चाहिए वह सुकेंद्रित सार्थक तत्परता से करता है और कराता भी है। बहुत लोग यह भी नहीं जानते कि बचने पढ़ने के लिए कितना क्या करना चाहिए, और बहुत जानने पर भी न स्वयं करते हैं और न दूसरों से ही कराते हैं। तुम लोग यदि चारों ओर ध्यान देकर कठोर परिश्रम नहीं करते हो तो मेरी सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो जाएंगी। श्री ठाकुर थोड़ी देर तक चुप बैठे रहे। बाद में हठात बोले, ऐसे दिन में पीठा पायस अन्यथा खिचड़ी खानी चाहिए। कालिदासी माँ बोली, खाइएगा, बड़ माँ को बोलकर आऊं? श्री ठाकुर हंसकर बोले, यह मुझसे क्यों पूछती हो? कालिदासी माँ बोली, क्या बनाने कहूँगी? श्री ठाकुर बोले, क्या यह मैं कहूँगा? उस विषय में बड़ी बहू जानती है। सामने आने पर मैं खा लूँगा। क्या खाना उचित है, क्या खाने से सहन होगा, यह सब बड़ी बहू जानती है। मुझे कौन चीज़ अच्छी लगती है यह भी वह अच्छी तरह जानती है। बड़ी बहू ही मेरे पेट का अभिभावक है। तत्पश्चात विभिन्न तरह के पीठे के संबंध में बात उठी। कौन पीठा कैसे बनाया जाता है, किसका स्वाद कैसा रहता है इत्यादि। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 101 से 205 तक। जय गुरु।